नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टॉपिक शुरू कर रखे थे, एक तो राजस्थान का इतिहास और एक राजस्थान का भूगोल। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल में, जिसमें हमने स्थिति और विस्तार के बारे में बात कर ली थी। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि देखो, कई कॉल भी आते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर रेगुलर क्लास डालो, रेगुलर क्लास डालो। समस्या ये आ रही है कि देखो, हम भी यही चाहते हैं कि क्लासें रेगुलर रखें, लेकिन क्लासें और भी रिकॉर्ड करनी होती है, मुझे बाकी ऑफिशियल काम भी होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी क्लासें रेगुलर नहीं कर पाता हूं। बाकी जो भी, जैसे आपकी इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, जनरल साइंस हो गई, हिंदी हो गई, ये क्लासें आपकी रेगुलर चल रही है। मेरी क्लासें रेगुलर नहीं हो पाती क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, इसलिए थोड़ा मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ क्लासों के लिए। फिर भी कोशिश करता हूँ मैं कि जो भी मुझे समय मिलता है मैं क्लास लेने की कोशिश करता हूं। तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र में हम मुख्य रूप से दो बातें करते हैं। एक, हम बात करेंगे जिलों के बारे में, यानी जिले क्या है, कौन कौन सी जिले राजस्थान के अंदर है। और एक हम बात करेंगे नदियों के बारे में। तो हमें जिले और नदियों के बारे में पढ़ना है। इसमें भी आज जो हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा जिले, यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जिले। देखो, जिलों की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से दो जिले हैं, दो प्रकार की जिले। कौन कौन सी? एक तो खारे पानी की जिले, एक कौन सी है? मीठे पानी की जिले। तो नदियों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? जिलों के बारे में। तो देखो, राजस्थान में जो जिले हैं, जिले कितने प्रकार की है? दो प्रकार की जिले। एक तो खारी जिले और दूसरी कौन सी है? मीठी जिले, यानी मीठे पानी की जिले और खारे पानी की जिले। खारे पानी की जो जिले अपने को जो मुख्य रूप से देखने को मिलती है वो किस तरफ मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में अपने को मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं वहां की जो भूमि है कैसी है? लवणीय भूमि है। लवणीय भूमि यानी उसके अंदर, भूमि के अंदर क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है। इसलिए जब भी वहां पर कोई पानी इकट्ठा होता है तो वो जो लवण है उस जल के अंदर क्या हो जाता है? मिल जाता है, जिससे वो जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। यानी जो खारी जिले जो हमें मुख्य रूप से कहां मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में अपने को मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो आज हम बात करेंगे जिलों के बारे में, और जिलों में भी हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा कौन सा होगा? खारी जिले। आज जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से किसके बारे में बात करेंगे? खारी जिलों के बारे में बात करेंगे। खारी जिले यानी खारे पानी की जिले। खारे पानी की जिलों को लेकर हम आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। देखो, मुख्य रूप से जो खारे पानी की जो जिले हैं उनमें अपने को तीन जिलों के बारे में मुख्य रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आप केवल स्थिति ध्यान रख लीजिएगा कि कौन से झील कौन से जिले में है। बाकी जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो मुख्य रूप से तीन जिले, एक तो सांबर झील है, एक पचपदरा झील है और एक डीडवाना झील है। इन जिलों से जो है मुख्य रूप से अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आपको क्या रखना है? केवल स्थिति याद रखनी है। देखिए, जिले पढ़ने से बात कर लेते हैं सबसे पहले कि राजस्थान का जो है नमक उत्पादन में, यानी राजस्थान का नमक उत्पादन में भारत के अंदर जो स्थान है, भारत के अंदर राजस्थान का जो नमक उत्पादन की दृष्टि से स्थान है वो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जो भारत में स्थान है, भारत में जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। यानी नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान जो है कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पर आता है गुजरात। कौन आता है? गुजरात आता है। तो देखिएगा, एक प्रश्न तो ये बन सकता है सीधा कि नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अब आता है जिलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से। जिलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से, जिलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है भारत में वो कौन सा है? पहला स्थान है। तो याद रखिएगा, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। और बात करें जिलों से, यानी झील से अगर नमक की बात की जाएगी, जिलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है भारत में वो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। बात करते हैं कि भारत के अंदर जो कुल नमक उत्पादन होता है उसमें राजस्थान कितना करता है। देखिए, भारत में जितना भी नमक उत्पादन होता है उसमें 12% नमक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 12% नमक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। यानी भारत में जितना भी जो नमक का जो उत्पादन होता है उसमें से 12% नमक उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से कि कौन कौन सी जिले हैं राजस्थान के अंदर, कौन सी जिले जिसमें खारी जिले के बारे में हम मुख्य रूप से आज चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो पहली जो मुख्य झील आती है वो आती है सांबर झील। पहली झील जो आती है कौन सी आती है? सांबर झील। सांबर झील देखिएगा ये भी एक खारे पानी की झील है सांबर झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी, लिख लीजिएगा। राजस्थान की तो क्या है? सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आप कहोगे सर तो भारत की पहली कौन सी है? भारत की जो पहली खारे पानी की झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। भारत की पहली से या यूं कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में है। और भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी झील है? सांबर झील। अब देखिएगा जो चिल्का झील है, चिल्का झील क्या है? मानव निर्मित है, जबकि सांबर झील क्या है? प्राकृतिक झील है। इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, ये प्राकृतिक या कृत्रिम है। देखिएगा जो चिल्का झील है वो क्या है? मानव निर्मित है, जबकि सांबर क्या है? प्राकृतिक झील। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील, अगर ये क्वेश्चन बन जाए भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील, तो फिर कौन सी आ जाएगी? सांबर झील आ जाएगी, क्योंकि चिल्का कौन सी है? मानव निर्मित है, ये कौन सी है? प्राकृतिक है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? चिल्का झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? सांबर झील। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारत की प्राकृतिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। ठीक है, अब देखिएगा भूगोल की दृष्टि से अगर हम देखें, यानी ज्योग्राफिकल दृष्टि से अगर, यानी कुछ जो भूगोलविद है वो ये मानते हैं कि सांबर झील क्या है? प्राकृतिक झील है। सांबर झील क्या है? प्राकृतिक झील है। लेकिन अगर हम बात करें, एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील का निर्माण कराया था, किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने कराया था। लिख लीजिएगा, भूगोलविद के अनुसार यानी ज्योग्राफिकल दृष्टि से अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, यानी बिजोलिया शिलालेख, यानी बिजोलिया कहां पड़ता है? भिलवाड़ा में ऊपर माल का जो क्षेत्र है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने कराया था। वासुदेव चौहान क्या थे? चौहान वंश के संस्थापक थे, यानी चौहानों के क्या थे? आदि पुरुष थे। चौहानों के जो संस्थापक थे कौन थे? यानी चौहान वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? वासुदेव चौहान ने की थी। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील के जो निर्माता है वो कौन है? वासुदेव चौहान है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील के जो निर्माता है वो कौन है? वासुदेव चौहान है। देखिएगा आगे, देखिएगा अगर हम इस झील के विस्तार की अगर हम बात करें, ये कुछ इस प्रकार की झील है, और ये जो झील है कुल 3 जिलों की सीमा लगाती है। कौन कौन सा? एक तो जयपुर, अजमेर और नागौर। जयपुर, अजमेर और नागौर, ये 3 जिलों में इसकी सीमा लगती है। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि सांबर झील कौन से जिले में है, तो ये हम बात करेंगे किसके बारे में? जयपुर के बारे में। यानी आधिकारिक रूप से, यानी कागजों में अगर हम देखें, कागजों में अगर इस झील को बताया गया है तो किसमें बताया गया है? जयपुर में। जयपुर का देखो एक फुलेरा जंक्शन है, फुलेरा जंक्शन के पास में पड़ती है ये सांबर झील। तो कागजों में अगर हम बात करें कि जयपुर या सांबर झील जो है कहां पर पड़ेगी? ये जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। अब देखो इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें हम चर्चा करते हैं सांबर झील को लेकर। एक तो हो गई इसकी स्थिति, कहां पर है? ये जयपुर में। सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। तो मैं इसकी सारी बातें लिख रहा हूं एक एक करके। देखिएगा, एक तो हम बात करेंगे इसके बारे में निर्माता। निर्माता किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कौन है? वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है ये वासुदेव चौहान। बात करते स्थिति, स्थिति की बात करते हैं तो कहां पर है? ये जयपुर में है, जयपुर में। अगला हम बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्षांशीय विस्तार को लेकर भी इसका प्रश्न पूछा जाता है अपने से। अगर हम बात करें इसकी अक्षांशीय स्थिति की,
अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें तो यह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैली हुई है। बात करें अपन देशांतर स्थिति के बारे में, देशांतर में अगर हम बात करें, देशांतर में ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, सांबर झील का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो सांबर झील 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश में फैली हुई है। और अगर हम देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम जानते हैं क्योंकि राजस्थान क्या है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये होगी इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। ये बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। अब देखिए कि स्थिति क्या होगी इसकी, जयपुर। अब हम बात करें इसकी जो लंबाई है, सांबर झील की जो लंबाई है वो कितनी है, 32 किलोमीटर। बात करें हम इसकी चौड़ाई की, चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। यानी ये इस तरह से झील है, कहीं ज्यादा चौड़ी है तो कहीं क्या है, कम चौड़ी है। इस तरह से मान लो कि देखो यहाँ कम होगी तो यहाँ ज्यादा होगी, इस तरह से ये फैली हुई है। और कैसी है ये, आयताकार है, आकार इसका कैसा है, आयताकार। अब आयताकार आपको सर आमने सामने की पूछ जाए तो क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं इसके अंदर चट्टाने हैं, अंदर की तरफ चट्टाने, जिसकी वजह से क्या होगी, इसका जो इस तरह से कह सकते हो आप, ये जैसे ये झील हो गई, मान लो ये आयताकार ले लिया अपन ने। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लो यहाँ कोई चट्टान आ गई इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये चौड़ाई इनकी क्या हो गई, कम हो गई। पानी की चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। बाकी वैसे इसका आकार कैसा दिखेगा आपको, आयताकार दिखेगा। तो एक चीज तो हो गई इसकी, देखो निर्माता कौन हो गया, वासुदेव चौहान। स्थिति क्या हो गई, जयपुर। लंबाई कितनी होगी, 32 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी होगी, 3 से 12 किलोमीटर। अब मुख्य रूप से अपने को जो ध्यान में रखना है, इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और देखिएगा। अब देखो ये जो नमक उत्पादन करती है, नमक उत्पादन 8.7%, यानी भारत का जो कुल नमक उत्पादन जो होता है, भारत का कह लो या राजस्थान का कह लो, भारत का जो कुल नमक उत्पादन होता है उसमें 8.7% नमक उत्पादन किसके द्वारा होता है, सांबर झील के द्वारा होता है। भारत में जितना भी जो नमक उत्पादन होता है उसमें से 8.7% नमक का जो उत्पादन होता है वो कौन सी झील के द्वारा होता है, सांबर झील के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सांबर झील के द्वारा। अब देखो यहां नमक उत्पादन के लिए जो पद्धति का उपयोग किया जाता है, कौन सी पद्धति के द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है, तो हम कह सकते हैं क्यार पद्धति के द्वारा। कौन सी पद्धति द्वारा यहाँ पर उपयोग किया जाता है, किस पद्धति के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, क्यार पद्धति से। सांबर झील के अंदर नमक का जो उत्पादन किया जाता है कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है, क्यार पद्धति द्वारा यहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला देखिएगा, ये इस प्रकार की झील है, ये इस झील में 4 नदियां गिरती है। उत्तर से जो इसमें नदी आती है वो आती है मैथा, दक्षिण से आती है रूपनगढ़, और 2 नदियां और आती है इसके अंदर, एक तो है खारी और एक है खंडेला। यानी इस प्रकार से कुल 4 नदियां सांबर झील के अंदर गिरती है। कौन कौन सी, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। कौन सी, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। 4 नदियां सांबर के अंदर गिरती है। कौन कौन सी, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। ये 4 नदियां जो है इस झील के अंदर गिरती है और ये जो क्या करती है, खारा पानी लेकर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, नमक उत्पादन। यानी 2 कारण यहाँ पर नमक के बन सकते हैं। एक तो क्या होता है कि ये जो नदियां इसके अंदर पानी लेकर आ रही है वो पानी कैसा होता है, लवणीय होता है, यानी लवणीय जल लेकर आती है। और दूसरा होता है यहाँ पर जो नमक जो बनता है केशाकर्षण द्वारा। एक तो देखो नमक कैसे बनता है, यानी नमक होने का क्या कारण है, ये जो नदियां है ये नदियां क्या करती है, लवण लेकर आती है। और दूसरा केशाकर्षण। केशाकर्षण का मतलब क्या होता है, देखो जो चट्टाने जो होती है इस प्रकार से चट्टाने, जिसे हम बोलते हैं शिष्ट, इन चट्टानों के अंदर जो क्या होता है, लवण होता है। क्या होता है, लवण। वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है। केशाकर्षण पद्धति के द्वारा क्या होता है, ऊपर आ जाता है। फिर क्या होता है कि जो जल जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और वो नमक की परत क्या होती है यहाँ पर इस प्रकार से जमी रह जाती है। नमक की परत क्या रह जाती है, जमी रह जाती है। तो ये हमने बात कर ली। देखो कौन कौन सी नदियां गिरती है, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। याद रखिएगा, निर्माता कौन, वासुदेव चौहान। कहां पर है, जयपुर में। लंबाई कितनी है, 32 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 3 से 12 किलोमीटर। और भारत का जो नमक उत्पादन होता है उसमें सांबर झील कितना करती है, 8.7% नमक किसके द्वारा उत्पत्ति किया जाता है, सांबर झील के द्वारा। पद्धति कौन सी है, क्यार पद्धति के द्वारा। कौन सी पद्धति के द्वारा, क्यार पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है।
नदियां कौन सी है? मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। और देखिएगा इससे और कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो यहां पर जो है कुछ उद्योग भी लगे हुए हैं। कौन कौन से उद्योग है यहां पर? एक तो देखो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। एक है यहां पर सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, ये राज्य सरकार का उपक्रम है। और एक है यहां पर सोडियम सल्फेट संयंत्र, सोडियम सल्फेट संयंत्र। तो सोडियम सल्फेट संयंत्र और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ये जो दो उपक्रम है ये किसके हैं? केंद्र सरकार के हैं। जबकि सांबर साल्ट लिमिटेड ये किसका है? राज्य सरकार का उपक्रम है। तो इस प्रकार से यहां पर तीन प्रकार के यानी तीन उद्योग लगे हुए हैं। कौन कौन से? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड और सोडियम सल्फेट संयंत्र। उसमें से देखो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है, सोडियम सल्फेट संयंत्र ये भी किसका उपक्रम है? केंद्र सरकार का उपक्रम है। और सांबर साल्ट लिमिटेड ये किसका उपक्रम है? राज्य सरकार का उपक्रम है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के उद्योग यहां पर लगे हुए। और देखो यहां पर क्या क्या आपने को देखने को मिल सकता है। यहां पर देखो एक तो रामसर साइट, रामसर साइट 1990 में यहां पर रामसर साइट की स्थापना की गई। यानी जो नमभूमि क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र? नमभूमि क्षेत्र। नमभूमि क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है? रामसर साइट घोषित किया जाता है। राजस्थान के अंदर दो रामसर साइट है। कौन कौन सा? एक तो है सांबर झील और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? घना पक्षी विहार, जिसे हम कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान के अंदर दो ही रामसर साइट है, एक तो है सांबर झील और दूसरा है केवलादेव घना पक्षी विहार। अब देखो रामसर साइट क्या होता है। देखो एक शहर है रामसर, ये रामसर लिख देता हूं मैं इसको। एक शहर है रामसर, कहां पड़ता है? ये ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर। तो वहां पर क्या हुआ था? सबसे पहले नम भूमि को लेकर क्या हुई थी? एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी नम भूमि के बारे में लेकर, इसके विस्तार के बारे में, इसके रखरखाव को लेकर या इसके पर्यटन क्षेत्र को लेकर। तो सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, कहां हुई थी? ईरान के रामसर शहर में हुई थी। इसलिए विश्व में जितने भी जो नम भूमि क्षेत्र हैं उनको रामसर साइट कहा जाने लगा। इसलिए राजस्थान के अंदर जो रामसर साइट है कितने हैं? दो है, एक तो सांबर झील और दूसरा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो रामसर साइट भी कहां पर? एक तो सांबर झील, रामसर साइट। अगला देखिएगा इसको लेकर। तो ये तो तीन क्या हो गए? उद्योग हो गए। कौन कौन से? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, सोडियम सल्फेट संयंत्र, ये तीन उद्योग वहां पर हो गए। और देखो क्या क्या है यहां पर इस झील में। यहां पर देखो एक मस्जिद भी है। कौन सी मस्जिद? नालीसर मस्जिद, नालीसर मस्जिद, ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नालीसर मस्जिद। और देखो यहां पर एक मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर। इस शाकंभरी माता को हम क्या बोलते हैं? देव यानी तीर्थ भी बोलते हैं, देव यानी तीर्थ, देव यानी तीर्थ, या और बोलते हैं इसको तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी। देव यानी तीर्थ या तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? शाकंभरी माता को कहा जाता है। शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? सांबर। देखो राजस्थान के अंदर शाकंभरी माता के दो मंदिर है, एक उदयपुर वाटी भी है, झुंझुनू उदयपुर वाटी में भी शाकंभरी माता का मंदिर है, और एक सांबर झील के किनारे भी किसका मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी चीजें, दर्शनीय स्थल कौन सा हो जाएगा? एक तो नालीसर मस्जिद होगी, एक शाकंभरी माता का मंदिर। और क्या है देखो यहां पर, इसको ध्यान में रखने के लिए आपको कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, देखिएगा। देखो एक तो क्या है, ये चौहानों की प्राचीन राजधानी सांबर झील ही है, चौहानों की राजधानी। जोधा अकबर का विवाह स्थल, जोधा अकबर का विवाह स्थल। और जहांगीर का ननिहाल, जहांगीर का ननिहाल
संत दादू दयाल की पुण्य भूमि, संत दादू दयाल की पुण्य भूमि। देखो जो संत दादू दयाल थे, जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने जो पहले प्रवचन दिए थे, कहा जाता है यहीं पर दिए थे, सांबर झील के किनारे। इसलिए हम कह सकते हैं कि संत दादू दयाल की जो पुण्य भूमि है वो भी कौन सी है, सांबर झील है। इनका एक शिष्य था, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आजीवन दूल्हे के बेस में रहते, जिनका नाम था रज्जब। यानी जो दादू पंथी जो होते हैं, इनके जो प्रचारक होते हैं, इस पंथ के जो प्रचारक होते हैं, वो विवाह नहीं करते, लेकिन कहा जाता है कि रज्जब जी ने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। और विवाह करने के बाद जब वो यहाँ इनसे मिलने के लिए आए थे संत दादू दयाल से, तो इन्होंने मुंह फेर लिया था और कहा कि तू तो हरि भजन करने आया था, विवाह कैसे कर रहा है। तो मुंह फेर लिया। तो कहा जाता है कि रज्जब जी ने शादी करने से मना कर दिया कि जब मेरे गुरु खुश नहीं है तो मैं विवाह करके क्या करूं। और जब दादू दयाल की मृत्यु हुई थी तो रज्जब जी ने आंखें बंद कर ली और कहा कि अब संसार में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इस प्रकार से वो ऐसे शिष्य थे, या यूं कह सकते हैं संत जो ता जीवन या ता उम्र दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हो गई। एक तो सांबर झील को लेकर, चौहानों की राजधानी जोधा अकबर का विवाह स्थल यही है, जहांगीर का ननियाल है, संत दादू दयाल की क्या है, पुण्य भूमि है। और देखो यहां पर इसमें और क्या मिलता है, देखो एक देखो इसके अंदर एक सेवाल पाई जाती है, स्पाइरुलिना सेवाल। कौन सी सेवाल पाई जाती है, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना सेवाल पाई जाती है यहां पर। देखो ये जो सेवाल है, इसमें लगभग 62% क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी प्रोटीन, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो जो सांबर झील है उसके अंदर कौन सी सेवाल पाई जाती है, स्पाइरुलिना सेवाल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, स्पाइरुलिना सेवाल पाई जाती है। अब देखो सांबर का जो नमक है ये इतना खारा नहीं है, यानी इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम है। यानी इसके नमक का जो खारापन है, इसके कम होने का क्या कारण है, तो इसके भी देखो दो प्रकार की वनस्पति है। एक तो है स्वेडा फ्रूटी, कौन सी है, स्वेडा फ्रूटी, और एक है साल्वोडेरा, साल्वोडेरा। देखो ये दो प्रकार की वनस्पति है, जिसकी वजह से सांबर का जो नमक है यानी खारापन क्या है, इसकी वजह से कम है। सांबर का जो खारापन है कम होने का कारण क्या है, दो प्रकार की वनस्पति है। कौन कौन सी, एक तो स्वेडा फ्रूटी और दूसरा है साल्वोडेरा। देखो ये स्वेडा फ्रूटी आपको कुछ जगह पे स्वेदा भी मिल सकता है, बात एक ही है, स्वेदा मिले चाहे स्वेडा मिले। ठीक है, स्वेडा फ्रूटी और साल्वोडेरा ये दो प्रकार की वनस्पति है, जिसकी वजह से सांबर का जो खारापन क्या है, कम है। सांबर का खारापन क्या है, कम है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमने सांबर को लेकर बात कर ली। अब देखो बात करते हैं हम 2020 की, 2020 की। सांबर झील जो है 2020 में मुख्य रूप से चर्चा में रही है। कारण क्या है, जनवरी 2020 में हजारों पक्षी की यहां पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सांबर झील के किनारे हजारों पक्षी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो इसकी जांच करने के लिए कि पक्षी जो है ये क्यों मर रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए पक्षी अनुसंधान केंद्र, पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली, बरेली कहां पड़ता है, यूपी में। पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली का एक दल यहां आया था जांच करने के लिए कि आखिरकार ये जो पक्षी है ये क्यों मर रहे हैं, पक्षी जो है ये क्यों मर रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए यहां पर आया। तो देखो उन्होंने जो जहां पर जांच की, उन्होंने देखा कि इनमें एक विशेष प्रकार की बीमारी जो है उनको देखने को मिली। कौन सी बीमारी, एवियम ब्यूटोलिज्म। कौन सी, एवियम ब्यूटोलिज्म, ब्यूटोलिज्म। तो उन्होंने देखा कि ये जो पक्षी मर रहे थे सांबर झील के किनारे, देखो करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। जनवरी 2020 में सांबर झील के किनारे हजारों पक्षी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसकी जांच करने के लिए कि ये पक्षी क्यों मर रहे थे, तो पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली का एक दल यहां पहुंचा। उन्होंने जब जांच की तो उन्होंने पाया कि ये जो पक्षी, इनके अंदर कौन सा रोग हो गया था, एवियम ब्यूटोलिज्म रोग हो गया था। कौन सा गया था, एवियम ब्यूटोलिज्म रोग। अब देखो ये रोग किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म। इस बैक्टीरिया की वजह से क्या, कौन सा रोग हो गया था, एवियम ब्यूटोलिज्म रोग हो गया था।
इस वजह से यहां पर क्या हो गए, हजारों की संख्या में क्या हो गए थे, पक्षी मरे थे। तो ये भी ध्यान रख लिएगा, करंट का क्वेश्चन है। जनवरी 2020 में जो सांबर झील है उसके किनारे कई पक्षी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उनकी जांच करने के लिए जो दल आया था, कहां से आया था, पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली से ये एक दल यहाँ पहुंचा था। और जब उन्होंने यहाँ जांच की तो उन्होंने देखा कि कौन सा रोग हो गया था, एवियम ब्यूटोलिज्म रोग उनको हो गया था। और ये किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोलिज्म की वजह से ये रोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक चीज और, यहाँ पर जो सांबर झील को मुख्य रूप से ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पर देखो दो पक्षी आते हैं सर्दी के समय। एक तो आता है राजहंस, कौन सा आता है, राजहंस, जो कि क्या है, गुजरात का क्या है, राज्य पक्षी है। गुजरात का क्या है, ये राज्य पक्षी है, राजहंस। और एक आता है कुरंजा। कुरंजा कहां से आता है, खीचन गांव से आता है। खीचन गांव कहां पड़ता है, खीचन जोधपुर से आता है, खीचन जोधपुर। तो यहां पर दो पक्षी यहां पर देखो विचरण के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। कौन सा है, तो राजहंस पक्षी आता है, कहां से आता है, गुजरात से। और एक आता है कुरंजा। कुरंजा कहां से आता है, खींचन जोधपुर से आता है। देखो कुरंजा जो है इसके लिए कहा जाता है, ये विरह का प्रतीक कहा जाता है इसको, विरह, यानी ये अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए यहां पर आता है कुरंजा पक्षी। कुरंजा जो है ये प्रेमिका को ढूंढते हुए यहां पर आता है। इसलिए देखो एक राजस्थान का एक लोकगीत भी है कुरंजा, आपने सुना होगा, सूती ने सुपनो आयो कुरंजा माने भंवरसु मिला दे रे, है नहीं, इस प्रकार का एक लोकगीत भी है। तो दो ये पर ध्यान रखिएगा, दो पक्षी यहाँ पर आते हैं, कौन कौन सा, एक तो राजहंस और एक आता है कुरंजा, खींचन जोधपुर से। ठीक है, तो ये हमने बात की सांबर झील को लेकर। मुख्य रूप से देखो क्या क्या याद रखना है। एक तो यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से हैं, एक तो नालीसर मस्जिद है, रामसर साइट, और क्या है, शाकंभरी माता का मंदिर, और क्या ये चौहानों की राजधानी रही है, अकबर, जोधा अकबर की युवास्थली है, जहांगीर का ननियाल है। यहाँ पर 3 कारखाने कौन कौन से, एक तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड या हिंदुस्तान साल्ट कंपनी, एक सांबर साल्ट लिमिटेड, एक सोडियम सल्फेट संयंत्र, 3 कारखाने यहाँ पर खोले गए हैं। स्थिति कहां पर है, जयपुर में है। कितना नमक उत्पादन करती है, 8.7% नमक उत्पादन करती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी सेवाल पाई जाती है, स्पाइरुलिना सेवाल इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब हम अगली जो बात करते हैं, अगली जो मुख्य झील है अपनी, अगली झील है पंचपदरा। पंचपदरा कहां पर है, ये बाड़मेर। देखो इसका जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है पंचपदरा का, इसके अंदर 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यानी नमक जो पाया जाता है, कितना पाया जाता है इसके अंदर, 98% क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। यानी इसका जो जल है बहुत ज्यादा खारा है, सांबर से भी ज्यादा खारा है। देखो सांबर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है, लेकिन अगर खारेपन की बात की जाएगी तो खारेपन की अगर बात करेंगे तो सबसे खारेपन की दृष्टि से यानी सबसे खारी झील या खारेपन के आधार पर जो सबसे बड़ी झील होगी कौन सी होगी, पंचपदरा झील होगी। कौन सी होगी, पंचपदरा झील। तो याद रखिएगा ये राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे खारी झील है। तो भारत की सबसे खारी या राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, पंचपदरा झील है। अब देखो जो नमक होता है, जो हम नमक खाते हैं, लवण अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं, लेकिन जो लवण यानी जो नमक हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सबसे अच्छा नमक अगर हम कहेंगे तो कौन सी झील का हो जाएगा, पंचपदरा झील का हो जाएगा। कौन सी झील का हो जाएगा, पंचपदरा झील जो है इसका जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। अब देखिएगा यहां पर जो है एक जाति जो है नमक का उत्पादन करती है, कौन सी जाति, खारवाल जाति। कौन सी जाति, खारवाल जाति के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं, देखो एक झाड़ी आती है मोरली झाड़ी, मोरली झाड़ी के द्वारा क्या करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं और इनका नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सीधा सा याद रख लो, खेप और खारा और खे से खारवाल, यानी खारवाल जाति क्या करती है, यहाँ पर नमक का उत्पादन करती है, किसके द्वारा, मोरली झाड़ी के द्वारा। और कौन सी पद्धति से करती है, रेस्ता पद्धति के द्वारा। कौन सी पद्धति, रेस्ता पद्धति या वायु पद्धति कहते हैं, रेस्ता पद्धति या वायु पद्धति। ये क्या करते हैं इस प्रकार से, जैसे झील है, ये झील है, झाड़ी द्वारा क्या करते हैं उस पानी को इसे हिलाते हैं, हिलाने से क्या होता है, जो नमक होता है ये क्या होता है, किनारे पर आकर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। इस तरह से किनारे पर आकर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन सी पद्धति कहलाती है, रेस्ता पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है, रेस्ता पद्धति। तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से याद क्या रखना है, एक तो पंचपदरा झील कहां पर है, बाड़मेर में। कितना नमक पाया जाता है इसके अंदर, 98% क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे खारी झील है।
राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे खारी झील है। कौन सी जाति यहाँ नमक का उत्पादन करती है? खारवाल जाति यहाँ पर नमक का उत्पादन करती है। किसके द्वारा करती है? मोरली जाड़ी द्वारा करती है। किसके द्वारा? मोरली जाड़ी द्वारा। इस पद्धति को कौन सी पद्धति बोलते हैं? रेस्ता पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहलाती है? रेस्ता पद्धति। अब देखो यहां पर क्या करते हैं कि कुएं बनाकर भी क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। यानी कुएं जो होते हैं उसके अंदर पानी इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो उस पद्धति को क्या बोलते हैं? कोशिया कहते हैं। तो एक पद्धति तो कौन सी होगी? रेस्ता पद्धति, यानी मोरली जोड़ी द्वारा जो नमक उत्पादन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रेस्ता पद्धति। और क्या करते हैं? यहाँ पर कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोशिया। कुएं बनाकर जो नमक का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिया कहते हैं। कोशिया। कुएं के द्वारा जो नमक उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिया कहते हैं। ये सबसे खारी झील, याद रखिएगा, सबसे खारी झील। और इसे यहां पर कौन सी जाति नमक का उत्पादन करती है? खारवाल जाति क्या करती है? यहां पर नमक का उत्पादन करती है। कौन सी जाड़ी द्वारा करती है? मोरली जाड़ी के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? रेस्ता पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ता पद्धति। कुएं बनाकर भी यहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है और उस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? कोशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सरकार ने यहाँ पर एक उद्योग लगाया है। कौन सा है? 1960 में एक उद्योग लगाया गया था यहाँ पर, स्टेट वर्क्स लिमिटेड। स्टेट वर्क्स लिमिटेड, राज्य सरकार द्वारा यहां पर एक उद्योग लगाया गया। कौन सा? स्टेट वर्क्स लिमिटेड। कौन सी झील के किनारे? पंचभद्रा झील के किनारे। कहां पर है ये? बाड़मेर में। सबसे खारी झील है, राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे खारी झील है। सबसे अच्छा नमक माना जाता है। कौन सी जाति नमक का उत्पादन करती है? खारवाल जाति। किसके द्वारा करती है? मोरली जाड़ी द्वारा। किसके द्वारा? मोरली जाड़ी द्वारा। इस जाड़ी द्वारा जो नमक उत्पादन करती है उसे क्या बोलते हैं? रेस्ता पद्धति। क्या कहते हैं? रेस्ता पद्धति या वायु प्रवाह पद्धति। और कुएं बनाकर भी यहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कौन सी पद्धति कहते हैं? कोशिया पद्धति कहते हैं। कौन सी कहते हैं? कोशिया पद्धति। ठीक है, तो ये इस झील को लेकर हमने मुख्य रूप से बातें कर ली। आगे हम बात करते हैं, देखिए झील है डीडवाना झील। ये कहां पड़ता है? नागौर। कहां पड़ता है? नागौर में। देखो इस झील को याद रखिएगा कि इस झील के अंदर सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4। क्या पाया जाता है? इस झील के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यानी इस नमक का या इस लवण का उपयोग हम खाने के लिए नहीं कर सकते, यानी ये खाने अयोग्य लवण है। क्या है? खाने अयोग्य। यानी डीडवाना जो झील है, इससे जो नमक का जो उत्पादन किया जाता है, लवण का जो उत्पादन किया जाता है, वो खाने अयोग्य होता है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? देखो सोडियम सल्फेट का उपयोग एक तो क्या करते हैं? चमड़े को साफ करने में, चमड़े को साफ करने में, एक कागज उत्पादन में, एक करते फिटकरी निर्माण में, फिटकरी निर्माण में। यानी इस नमक का उपयोग हम खाने के लिए नहीं कर सकते, इसका उपयोग किसमें करेंगे? एक तो चमड़े को साफ करने में, कागज उत्पादन में और फिटकरी के निर्माण में। इसके लिए देखो यहां पर क्या ध्यान रखना है? एक तो डीडवाना झील, यहां पर देखो जो उद्योग लगे हुए वो याद रखिएगा। एक तो सोडियम सल्फेट संयंत्र लगा हुआ, यहां पे भी सोडियम सल्फेट संयंत्र एक लगा हुआ है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, या केमिकल कारखाना कह सकते हो, केमिकल कारखाना, केमिकल वर्क्स। यानी इस प्रकार का जो कारखाना है यहां पर, जहां पर सोडियम सल्फेट से क्या बनाया जाता है? उर्वरक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उर्वरक। ये क्या, कौन सा कारखाना है? राजस्थान स्टेट केमिकल उर्वरक बनाता है। क्या बनता है यहां पर? उर्वरक बनता है, उर्वरक। तो इस प्रकार से यानी सोडियम सल्फेट से उर्वरक बनाने का एकमात्र कारखाना है पूरे भारत में सोडियम सल्फेट से उर्वरक बनाने का एकमात्र कारखाना कहां पर है? डीडवाना झील के किनारे पर है। यानी इससे लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर लगाया गया है यह कारखाना। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो मुख्य रूप से हम देखते हैं, एक तो हो गया ये कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट पाया जाता है, यानी खाने अयोग्य है। और यहाँ पर एक सोडियम सल्फेट संयंत्र, राजस्थान स्टेट केमिकल कारखाना लगा हुआ है। इसका उपयोग किसमें करते हैं अपन? चमड़े को साफ करने में, कागज उत्पादन में और फिटकरी के निर्माण में। और देखिएगा यहाँ पर जो है
जो स्थानीय निजी संस्थाएं हैं जो नमक का क्या करती है, उत्पादन करती है। यहां पर जो निजी संस्था जो क्या करती है, नमक का उत्पादन करती है, उन निजी संस्था को क्या कहते हैं, देवल कहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देवल क्या है। देवल क्या है, डीडवाना झील जो है, डीडवाना झील से नमक उत्पादन करने वाली जो निजी संस्थाएं हैं, डीडवाना झील से नमक उत्पादन करने वाली जो निजी संस्थाएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं, देवल कहते हैं। क्या कहते हैं, देवल कहते हैं। अब देखो यहां पर जो है क्यार पद्धति से क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। इस प्रकार से क्यारियां बनाई जाती है और इसके अंदर क्या करते हैं, नमक बनाते हैं। उस नमक को क्या कहते हैं, ब्राइन नमक कहते हैं, ब्राइन नमक। यहां पर क्यार पद्धति से जो नमक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्राइन नमक कहते हैं। क्यार पद्धति से जो नमक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्राइन नमक कहते हैं। तो ये हो गई डीडवाना झील के बारे में मुख्य रूप से। तो हमने जो तीन मुख्य जो झीलें हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। कौन कौन सी, एक तो सांबर झील, पंचभद्रा झील और डीडवाना झील। मुख्य रूप से इनसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सांबर झील के बारे में हमने बात की थी। एक तो ये मुख्य रूप से चर्चा में क्यों रही थी, क्योंकि 2020 जनवरी 2020 के अंदर वहां पर देखो बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, पक्षी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सांबर झील को लेकर एक चीज और याद रखिएगा आप, वहां पर 400 मेगावाट सोलर प्लांट, यानी 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का क्या लगाया जा रहा है, सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। कहां पर, सांबर झील के किनारे 400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का एक सोलर प्लांट वहां पर लगाया जा रहा है सांबर झील के किनारे। ये आप और याद रखिएगा। ठीक है, अब जो बाकी जो जिले हैं उनके आपको केवल नाम याद रखने, बाकी कोई विशेष नहीं है उनमें। अब देखो अन्य जिलों के केवल आपको नाम याद रखने की, कौन कौन सी खारी झील कहां पर है देखते हैं। सबसे पहले हम लूणकरणसर, ये कहां पड़ती है, बीकानेर। लूणकरणसर कहां पड़ती है, बीकानेर। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि ये उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी, लूणकरणसर। अगली आती है ताल छापर। ताल छापर कहां पड़ता है, चूरू। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए। अगला आता है कावोद जैसलमेर। देखो जैसलमेर के अंदर भी दो खारे पानी की झील है, एक तो है पोखरण और एक है कावोद। कावोद के लिए आप याद रखिएगा, ये यहां का जो आयोडीन युक्त यानी सर्वाधिक आयोडीन युक्त नमक है, ये सर्वाधिक आयोडीन युक्त नमक, या यूं कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आयोडीन युक्त नमक। सर्वश्रेष्ठ आयोडीन युक्त नमक कौन सी झील से मिलता है, कावोद झील से मिलता है। कहां से मिलता है, कावोद झील से। अगला आता है डेगाना। डेगाना कहां पड़ता है, नागौर। फलोदी और बाप, दो जिले हो गई, एक तो हो गई फलोदी, एक हो गई बाप। ये कहां पड़ती है, जोधपुर। ध्यान रखिएगा, जो कावोद झील है कहां पड़ता है, ये कहां पड़ती है, जैसलमेर में पड़ती है। और इस झील का जो नमक है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सर्वाधिक आयोडीन पाया जाता है, यानी आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक जो है कौन सी झील का माना जाएगा, कावोद झील का है। अगला था डेगाना, कहां पड़ती है, नागौर। फलोदी और बाप ये कहां पड़ते हैं, जोधपुर। देखो बाप जो झील है ये एक प्रकार का रन भी है। इसके लिए याद रखिएगा, यहां पर राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र, राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र कहां स्थापित किया, जोधपुर बाप झील के किनारे। अगला आता है रेवासा और कछोर, ये दो जिले हैं, रेवासा और कछोर कहां पड़ती है, सीकर। अगली आती है नावा। नावा कहां पड़ता है, नागौर। देखो नावा को लेकर याद रखिएगा कि यहां पर देखो एक आदर्श लवण है, आदर्श लवण केंद्र की स्थापना की गई है। आदर्श लवण केंद्र या आदर्श लवण संयंत्र की स्थापना कहां की गई है, नावा। एक उद्योग लगाया गया यहां पर, कहां पर, नावा झील के किनारे। कहां पर है, नागौर आदर्श लवण। और एक याद और रखिएगा नावा को लेकर, ये राजस्थान की लवण मंडी भी है। राजस्थान की लवण मंडी, राजस्थान की जो लवण मंडी है वो भी कौन सी है, नावा ही है। राजस्थान की लवण मंडी नावा। देखो नावा को एक याद रखिएगा, नावा एक प्रकार का एक आभूषण भी होता है जो गले में पहना जाता है, यानी भगवान के जो लॉकेट होते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, नावा कहते हैं। क्या कहते हैं, नावा कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या हो गई, खारे पानी की जिले हो गई। इनको केवल लेकर आपको केवल निवासी जिलों के नाम याद रखने की, कौन सी झील कहां पर है। बाकी मुख्य रूप से आपको 3 जिले याद रखनी है, 3 जिले याद रखने, उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इनको केवल स्थिति पूछी जाएगी। बाकी ये याद रख सकते हैं कि जैसे काले रण के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, ताल छापर। आयोडीन के लिए कौन सी हो गई, कावोद हो गई। ठीक है, पहला कोयला संयंत्र कहां लगाया गया, बाप के किनारे।
अगला नावा, जहां पर क्या है आदर्श लवण केंद्र की स्थापना की गई है, और नावा क्या है राजस्थान की लवण मंडी भी है, नावा क्या है राजस्थान की लवण मंडी भी है। अब देखिए इनके लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से खारे पानी की झील है, क्योंकि जब हम अभी तो आपको ये चलो ये खारे पानी की झीलें ही हमने पढ़ी है इसलिए ये आपको याद होगी, जब हम मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी आपस में मिक्स हो जाएगी ये चीज, और परीक्षा में हम क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से खारे पानी की झील है, तो वहां हम क्या हो जाता है कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, जिससे कि मुख्य जो झीलें हैं वो आपको याद रखनी होगी, उस ट्रिक के अलावा जो भी झीलें आएंगी वो सब क्या हो जाएगी मीठे पानी की झील हो जाएगी। यह ट्रिक आपने कई बार पढ़ी भी होगी, बहुत ही फेमस ट्रिक है। ट्रिक है देखिए, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब देखिएगा सा से क्या हो जाएगा सांबर, डी से हो जाएगा डीडवाना, कैसे क्या हो जाएगा कछोर, बहुत सारी जिले वैसे, पैसे क्या हो जाएगा पंचपदरा, लू से क्या हो जाएगा लूणकरण सर, कैसे क्या होता है कुचामन, कुचामन भी खारे पानी की झील है नागौर में पड़ता है कुचामन, ता से क्या हो जाएगा ताल छापर, फैसे क्या हो जाएगा फलोदी, डे से क्या हो जाएगा डेगाना, और रे से क्या हो जाएगा रेवासा, ऐसे क्या हो जाएगा रेवासा। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से हम क्या रख सकते हैं खारे पानी की झीलों के नाम याद रख सकते हैं, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ठीक है। यानी इनके अलावा जो झीलें होगी वो सब क्या होगी मीठे पानी की झीलें होगी, क्या होगी मीठे पानी की झीलें होगी। तो ये झीलों को लेकर जो हमारे जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उनको लेकर हमने चर्चा की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपके झीलों का कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अगर ये कक्षा आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि वास्तव में हमारी कक्षाओं से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक इन कक्षाओं से अधिक लोगों को इनका फायदा मिल सके। धन्यवाद।